डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा टॉपिक एटम या उसका इंट्रोडक्शन लेके हाजिर हुआ हूँ। चलते हैं टॉपिक की तरफ। एटम के बारे में सबसे पहली बात याद रखेंगे आप कि जो एटम है, सबसे पहले लोग, क्योंकि ग्रीक फिलोसफर थे, वो ये समझते थे कि एटम जो है वो कि कोई भी चीज़ जो है उसको अगर हम मज़ीद डिवाइड करते हैं तो एक बेसिक यूनिट तक पहुंचा जाएगा। यानी जो ग्रीक लोग थे वो ये समझते थे कि एटम जो है, क्योंकि एटम का तो पता नहीं था एटम क्या है, इसलिए वो जानते थे कि जो मैटर है उसको अगर हम मज़ीद डिवाइड करके चले जाएं तो एक ऐसा यूनिट आएगा जो कि बेसिक होगा और उसके बाद फर्दर डिवाइड उसको नहीं किया जा सकता। फिर एक साइंटिस्ट आता है डेमोक्राटस। डेमोक्राटस क्या नाम करता है? डेमोक्राटस उस सब यूनिट को जिसे उन्होंने इंडिविजिबल पार्टिकल का नाम दिया था, यानी जो ग्रीक लोग थे उन्होंने उस सब यूनिट को या जो बेसिक यूनिट था उसको इंडिविजिबल पार्टिकल का नाम दिया था। इंडिविजिबल पार्टिकल कहते हैं जो मज़ीद तकसीम नहीं हो सकता। उस इंडिविजुअल पार्टिकल को उसने एटम का नाम दे दिया। ये जो वर्ड एटम था ये डिराइव किया गया था एटमोस से, यानी जिसका मतलब क्या था? इंडिविजिबल पार्टिकल। फिर बाद में एक साइंटिस्ट आता है जॉन डाल्टन। जो कि एक इंग्लिश स्कूल टीचर था और ये 1808 में डेमोक्राटस जो है वो 460 से BC, यानी यहाँ पे कहीं पे उसने ये थ्योरी पेश की थी या उसने एटम के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। जॉन डाल्टन एक इंग्लिश स्कूल टीचर था। उसने कहा कि दो लॉ जो इससे पहले डिस्कस किए जा चुके थे, एक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस और दूसरा लॉ था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ये कहता जॉन डाल्टन ने कहा कि दोनों लॉ सिर्फ उसी सूरत एक्सप्लेन किए जा सकते हैं या उनके बारे में हमें उसी सूरत इंफॉर्मेशन मिल सकती है अगर हमें एटम के बारे में पता हो। ठीक है, यानी जॉन डाल्टन ने क्या किया, उसने कहा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को हम उसी सूरत ही रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उनकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, उनके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर हमें एटम के बारे में पता होगा। उसने एटम के बारे में एक थ्योरी पेश की और बल्कि पहले हम एटम की डेफिनेशन देखते हैं। एटम की डेफिनेशन क्या है? उसने कहा एन एटम
is the smallest particle which can take part in a chemical reaction। ये एटम जो है वो इतना छोटा यूनिट है और वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक यूनिट की तरह हिस्सा लेता है। जॉन डाल्टन की थ्योरी के कुछ मेन पॉइंट्स हमारे पास हैं, तो हम वो भी देख लेते हैं। नंबर 1, आपने उसकी थ्योरी के मेन पॉइंट्स की तरफ अगर जाना है all matter is composed of atoms of different elements which differ in their properties। ये इसकी थ्योरी पे मेन पॉइंट है कि तमाम मैटर जो है वो डिफरेंट एलिमेंट पर और डिफरेंट एटम पर मुश्तमिल हो चुका है, जिसमें हर एटम की या हर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास एक साइंटिस्ट आता है जो बर्जीलियस, या जिसे हम लोग जैकब बर्जीलियस भी कहते हैं। जैकब बर्जीलियस ने बहुत ही काबिल काम, बहुत अच्छा काम किया। और उसने नंबर 1 एलिमेंट्स को सिंबल दिए। ठीक हो गया। उसने यानी क्या किया, एलिमेंट्स को सिंपल यूज किए और इसी तरह से उसने उस वक्त जो नॉन एलिमेंट थे उनको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की। आज अगर हम लोग मॉडर्न रिसर्चेस देखते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि एटम सब डिवाइड किया जा चुका है। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बोसॉन, पाइपोन, न्यूट्रिनो, एंड एंटी न्यूट्रिनो। इसके अलावा भी ऑलमोस्ट 100 पार्टिकल, 100 सब पार्टिकल। ये कुछ डिस्कवरीज हो चुकी है। तो ये था एटम के बारे में। अब बात करते हैं एविडेंस ऑफ एटम की। अब देखिए ना, एटम है कभी किसी ने देखा नहीं। अगर आम आंख से अगर हम देखने की कोशिश करें तो हम देख नहीं सकते, तो हम फिर एविडेंस यानी एटम को मानेंगे कैसे?
एटम का एविडेंस अगर हम देख जानना चाहते हैं तो हमें कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहिए। सबसे पहली बात कि हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में बताओ। याद रखिए जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ये किसी भी चीज़ को 15 टाइम बड़ा करने की सलाहियत रखती है। इसलिए इसको तो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, या इसको बहुत ही कम छोटी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके बरक्स हमारे पास एक आती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दूसरी हमारे पास क्या आता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आता है। अब सवाल ये पैदा था कि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल क्यों करते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ी सी हम एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई चीज़ है उसकी अगर हमें पहचान करनी है, अगर हम उसके ऊपर रोशनी डालेंगे, रोशनी का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होकर वापस अगर आता है तो हमें पता चल जाएगा कि आगे कोई चीज़ मौजूद है। लेकिन अगर रोशनी इसके ऊपर से गुजर गई या रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आती, हमें नज़र नहीं आती, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि आगे कोई चीज़ है कि नहीं है। तो इसलिए बेहतरीन तरीका यही है कि हम एटम के ऊपर रोशनी डालें या एटम के ऊपर कोई ऐसी रोशनी डालें जो एटम के साइज़ की निस्बत भी कम हो। तो वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जो कि रेडिएशन की फॉर्म में जब उसके ऊपर इमिट की जाएगी तो वो उसमें से कुछ रेडिएशन तो आगे गुजर जाएंगी, इसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगी, और जो नहीं एब्जॉर्ब हो पाएंगी वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएंगी। तो इस तरह से हमारे पास एक स्केच आता है। बल्कि जो याद रखिए आपके जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये क्या काम कर सकती है, ये किसी भी चीज़ को 15 मिलियन टाइम लार्जर कर सकती, बड़ा कर सकती है। इसकी वजह से हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन एटम का जो डायमीटर है वो 0.2 एंगस्ट्रॉम है। सॉरी 2 एंगस्ट्रॉम, या फिर उसे हम लोग 2 नैनोमीटर का नाम दे सकते हैं, 0.2 नैनोमीटर। ठीक है, ये आपने इसके बारे में याद रखना है। इसी तरह से एटम का जो रेडियस होगा वो कितना होगा, 1.0 × 10⁻⁻10 मीटर, या फिर इसे हम लोग 1 एंगस्ट्रॉम। याद रखिए आपकी जो 10⁻⁻10 होती है वो एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। ठीक है, इतना से इसको हम लिख सकते हैं। हमारे पास एक कार्बन या ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। उस ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में हमें कुछ डार्क बैंड नज़र आएंगे, कुछ डार्क बैंड नज़र आए और कुछ हमें वाइट बैंड नज़र आए। सपोज करिए कि जो आपके पास ब्लैक कलर के हैं ये डार्क बैंड है। ये देखें, ये आपके पास कुछ बैंड नजर आ रहे हैं, ये आपके पास है डार्क बैंड, और ये जो है वाइट कलर का, इसको हम लोग कह देते हैं वाइट बैंड।
ये जो वाइट बैंड है ये इंडिकेट करता है, यानी ये मैं लिख देता हूँ, जो वाइट बैंड है इंडिकेट करता है कि यहाँ पे कार्बन और ग्रेफाइट के एटम मौजूद हैं। और जो डार्क बैंड है ये वो रिफ्लेक्टेड पार्ट है लाइट का, रेडिएशन का, जो अब्जॉर्प्शन जिसकी नहीं हो सकी। तो डार्क बैंड ठीक है। तो ये हमारे पास डार्क बैंड है, ये इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये वो खाली सा है जो लाइट को रिफ्लेक्ट होकर वापस आई जहाँ से लाइट। और वाइट बैंड जो है ये इंडिकेट करता है जो लाइट ने एब्जॉर्प्शन की या जो एटम ने लाइट को, रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब किया है। अब यहाँ पे हम लोग एक कंक्लूजन बना सकते हैं कि वो क्या है, ये बात यकीनी होगी कि एटम मौजूद है। यानी हमें कैसे पता चला, हमें इसे डार्क या वाइट बैंड से पता चला एटम मौजूद है, क्योंकि जो वाइट बैंड है ये वो हिस्सा है जब हमने एटम के ऊपर रोशनी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेडिएशन एमिट की, तो जो रेडिएशन इस एटम ने अब्जॉर्ब की वो वाइट बैंड है, और जो टकरा के वापस आई वो हमारे पास डार्क बैंड, यानी जो अब्जॉर्प्शन नहीं हो सकी वो वाइट डार्क बैंड है, और जो लाइट रेडिएशन अब्जॉर्ब हो गई है वो हमारे पास वाइट बैंड। ठीक हो गया। और आखिरी बात कि एक फुल स्टॉप के अंदर कंटेन 2 मिलियन। ठीक हो गया, ये आपने इनके बारे में अच्छे से याद रखा। उम्मीद करता हूँ एटम का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियो हासिल करने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।